नमस्कार, इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड पर आप सभी का स्वागत है। हमारी खास पेशकश उत्तर प्रदेश विशेष में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बिजली परियोजनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि इस पत्र में सीएम ने लगातार कोयले की कमी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संकट से निजात दिलाने के लिए कहा है। दरअसल कोयले की कमी की वजह से बिजली परियोजनाओं पर संकट के बादल छाए हुए हैं। वहीं कोयले की कमी के चलते ओबरा और अनपरा की इकाइयां बंद हैं या फिर कम लोड पर चल रही हैं। लेकिन इंडिया न्यूज को एनसीएल सिंगरौली के एक अधिकारी के हवाले से यह पता चला है कि कोयले का उत्पादन अपने लक्ष्य से ज्यादा है। कोयले की कोई कमी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि परियोजनाओं में कोयले की आपूर्ति को लेकर के परेशानी है, जिसकी वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है। अधिकारी ने यह भी बताया है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रदेश में बिजली की संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस संकट से निजात दिलाने की बात कही है। मैं बता दूं कि बताया जा रहा है कि कोयले की कमी की वजह से ये सारी स्थितियां पैदा हो रही हैं। कोयले की कमी की वजह से अनपरा और ओबरा की इकाइयां लगभग बंद है या तो फिर कम लोड पर चल रही हैं। मैं बता दूं कि सूत्रों के हवाले से ये पता चला है इंडिया न्यूज़ को कि जो कोयले का उत्पादन है वो एनसीएल सिंगरौली के अधिकारियों ने बताया कि कोयले का उत्पादन मानक जो तय मानक है उससे 3 गुना अधिक है। कोयले की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, परियोजनाओं में जो आपूर्ति की जा रही है उस आपूर्ति में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से बिजली का संकट पैदा हो गया है। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं आएगी, इसको जल्द ही इसका निपटारा कर लिया जाएगा। और परियोजना जो अनपरा परियोजना के जो अधिकारी हैं वो भी इस बात को बता रहे हैं कि ये जो बिजली का संकट है ये कुछ ही दिनों के लिए है, इसको जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। कोयले की आपूर्ति को सुनिश्चित करके ये सारी चीज़ें ठीक की जा सकेंगी। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सोन। तो वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जनसभा को संबोधित कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनावी आगाज कर दिया है। अखिलेश ने इस दौरान कहा कि गृह राज्य मंत्री के बेटे पर मर्डर का आरोप है और सरकार उन्हें बचाने में लगी है। बीजेपी सरकार में किसानों को गाड़ी से कुचला गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के लोग कुछ भी कर सकते हैं, इससे हमें और आपको सावधान रहना है। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार के बहुत कम दिन बचे हुए हैं। त्योहार के बाद योगी सरकार के दिन खत्म। बीजेपी सरकार सब कुछ बेच देना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाए कि कारखाना, हवाई जहाज और हवाई अड्डे से लेकर के रेल तक बेच रहे हैं। चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में अखिलेश यादव संबोधित कर रहे थे। किसानों को क्या किसानों के आंदोलन से किसान एक हो गया, न वो हिंदू समझा न मुसलमान समझा। वो कह रहा है कि हम किसान पहले हैं, उसके बाद तय कर लेंगे कि हम क्या हैं। एक साथ से लड़ रहे हैं, एक साथ से लड़ रहे हैं, एक साथ से लड़ रहे हैं। बताओ, यही तो इलाका है जो चौधरी साहब को किसान के नाम से जानता है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी यशपाल जी, ये वो चेहरे हैं, देखते ही हमें याद आ जाता है कि हाँ, यही हमारे किसानों के नेता हैं, हमारी यही पहचान है। इसलिए आज हम आपसे जब चौधरी यशपाल जी याद कर रहे हैं, हम सब मिलकर के याद कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का भविष्य कैसा हो। भविष्य कैसा हो? जो धुआं उड़ा करके सरकार चला रहा हो, उसके हाथ में रहेगी सरकार। सोचो कभी जो धुआं उड़ा करके सरकार चला रहे हो, धुआं उड़ा करके सरकार चलाते हो। बताओ, प्रदेश में क्या किया आपने नाम बदलने के अलावा? क्या कर रहे हो? कौन सा विकास किया है? इसलिए हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि ये चुनाव देश का और आपके भविष्य का चुनाव है। ये कुचलने का काम करेंगे, नई चीज लेके आएंगे। पता नहीं कौन सी नई चीज कर दें। कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसलिए सावधान रहना। यूपी के चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, इसलिए सावधान रहना और समाजवादियों की मदद करना। हम लोग अलायंस भी बनाएंगे और अपने लोगों का सम्मान भी बचाने का काम करेंगे। इसलिए जहां से शुरुआत की है तो समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करना, ये हम। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी में किसान न्याय रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी से पहले सहारनपुर में सपा नेता अखिलेश यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह देश भ्रष्ट हो रहा है।
जितने भी इश्तिहार होर्डिंग लग रहे हैं, इनके पीछे जो सच्चाई है आप जानते हैं, आप जी रहे हैं। आप बताइए, आपको फसल का दाम मिलता है, गैस सिलेंडर मिलता है, आपके बच्चों को रोजगार मिलता है, तो आखिरकार सच्चाई क्या है? ये सवाल प्रियंका गांधी से पूछे गए। उन्होंने कहा कि सच्चाई को बोलने से लोग डर क्यों रहे हैं। कोरोना हुआ, कोरोना के समय जहां जहां से रिपोर्ट आई, वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। हाथरस का हादसा हुआ, जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। जब जब मैं बात करती हूँ लोगों से, जब मैं लोगों से बात करती हूँ, एक बात उभरती है कि हाँ कुछ हो नहीं रहा है, कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान त्रस्त है, नदियों के पास रहने वाला निषाद त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब त्रस्त है। लेकिन दीदी एक बात है कि मीडिया में बहुत आता है कि हम सुरक्षित हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको सच्चाई दिख नहीं रही है? इस देश में सिर्फ दो तरह के लोग सुरक्षित हैं आज। एक जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। आज लखीमपुर खेरी में जो हुआ, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया, और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की, तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। तो वहीं देश के कई राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली संकट गहरा गया है। राज्यों के पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है और ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। इसके बाद ऊर्जा मंत्रालय हरकत में आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि दिल्ली में बिजली का कोई संकट नहीं है, हमारे पास कोयले का भरपूर स्टॉक है, संकट को बेवजह प्रचारित किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि हमें कोयला का प्रोडक्शन बढ़ाना है क्योंकि पावर की डिमांड बढ़ रही है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोयला मंत्री के साथ हमारी बैठक हुई है। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह साहब, सर एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि बिजली गुल होने वाली है, क्या स्थिति है सर? ये साहब देखिए, ना समझी और पॉलिटिक्स के कारण ये से एकदम बिल्कुल शगुफा है। ये कहीं पर आपने देखा है ये बिजली गुल होने वाली बात? सब शगुफा है। ये कल शाम हमको एलजी ने फ़ोन किया
कि साहब सो ये केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को कि हाँ ये कोयले की दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तो बिजली जा सकती है इत्यादि। उन्होंने एक कॉपी हमको भेजा। फिर हमने आज बैठक बुलाई थी। ये दिल्ली के जितने डिस्कॉम्स हैं तीनों के सीईओज को बुलाया था। गैस सप्लाई करती है गेल, उसके सीएमडी को बुलाया था। हमारे मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सीएमडी, एनटीपीसी सभी पदाधिकारी थे और उसकी समीक्षा हमने की। हुआ क्या कि एक बवाना करके गैस बेस्ड प्लांट है जो कि टाटा पावर को सप्लाई करता है। अब उसका करार शायद गेल के साथ समाप्त हो रहा था, तो गेल ने एक मैसेज भेज दिया कि आपका करार इतने तारीख को समाप्त हो रहा है, उसके बाद हम गैस का सप्लाई बंद कर देंगे। अब उससे टाटा पावर के सीईओ ने पैनिक होकर के कंज्यूमर्स को एसएमएस कर दिया कि साहब लोड शेडिंग हो सकता है। अरे साहब ये फुलिशनेस है। एक तो गेल के सीएमडी को ऐसा मैसेज नहीं भेजना चाहिए था कि हम गैस सप्लाई बंद करें। उसको कहना चाहिए था कि आप रिन्यू कर डालिए। ये भी दिल्ली सरकार की फेलियर है कि प्लांट उनका है, क्यों नहीं रिन्यू कराया करार उसने। काम करते नहीं, पॉलिटिक्स करने जुट जाता है। शर्म आनी चाहिए साहब। खैर, हमने गेल को कहा कि करार आपका रिन्यू होगा, लेकिन आप गैस का सप्लाई को बंद नहीं करेंगे किसी भी हालत में। नंबर एक, सिर्फ दिल्ली का नहीं, कहीं भी। और कोई स्टेट अगर आपका या कोई कंपनी आपका करार रिन्यू नहीं करती है तो हमको बताएं, हम उसको डांटेंगे कि वो रिन्यू करे, है ना। लेकिन आप कहीं भी गैस का सप्लाई कम नहीं करेंगे। उनका कहना था कि डोमेस्टिक गैस कम हो गया, तो हमने कहा कि इंपोर्टेड गैस है सब, उससे दीजिए आप। 1 पैसा 2 पैसा अगर दाम बढ़ेगा बिजली का तो कोई हर्ज नहीं। एक तो ये। अब ये सीईओ टाटा पावर, उसको हमने कहा था इतनी फुलिशनेस काम आपने किया, अगर वो डाउन भी चलाया था तो आप फोन करते ना हमारे डायरेक्टर को, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी को, हमारे सेक्रेटरी को बता देता कि यहाँ रिजर्व रखा हुआ है 1000 मेगावाट, ले लो जितना लेना है। नहीं, कांग्रेस जो हमलावर है वो ये बोल रही है इट्स अ मैन मेड क्राइसिस और एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए क्राइसिस बनाया। अरे साहब क्या ये कह रहे हैं कि इट्स अ मैन मेड क्राइसिस। मैन मेड क्राइसिस तो आप ही ने किया, क्राइसिस था नहीं ना। इसलिए नहीं था कि हमारे पास तो पर्याप्त स्टॉक है। अरे साहब, एक प्लांट आपका बंद होने जा रहा था क्योंकि गैस नहीं मिल रहा है, गेल ने गैस नहीं दिया। एक तो किसकी गलती थी वो, क्यों नहीं आपने रिन्यू किया है? बात करते हैं, क्यों नहीं रिन्यू किया आपने समय पर? 15 दिन पहले कर देना चाहिए था, 1 महीना पहले कर देना चाहिए था, क्यों नहीं किया? तो क्राइसिस तो आप क्रिएट किए, उसको सॉल्व भी हम ही किए। हमने कह दिया कि वो रिन्यू करेगा या नहीं करेगा, आप सप्लाई जारी रखोगे, गेल को हमने कह दिया। और एक प्लांट अगर जाएगा, भैया दिमाग रखो ना, थोड़ा सा तो आईक्यू होना चाहिए। तो साफ तौर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह साफ तौर पर कहते हुए कि देश में किसी भी प्रकार से कोयले की कमी नहीं है और बिजली की जो खपत है वो अगर बढ़ रही है तो सरकार इतनी सक्षम है कि अपनी रिक्वायरमेंट को डील करेंगे। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे का कोई आधार नहीं बनता, इसीलिए इस्तीफे का कोई औचित्य नहीं है। वहीं उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने वर्षों पुरानी समस्या का समाधान किया है। सरकार जो नियम सम्मत कार्रवाई है वो सब कुछ किया है। जिस प्रकार से एक रूलिंग पार्टी के केंद्रीय मंत्री और वो भी होम राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ भी एफआईआर हुई, और आप क्या चाहते हैं? कानून सम्मत कार्रवाई नहीं, इस्तीफे की मांग हो रही है मंत्री जी के। इस्तीफा देने का कोई आधार नहीं है, न इस्तीफे का कोई औचित्य बनता है। इस्तीफे का किसी प्रकार का कोई औचित्य नहीं। तो वहीं सुल्तानपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी कानून का राज देना चाहती है, एक अच्छी व्यवस्था देना चाहती है। और साथ ही उन्होंने वादा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जीतने के बाद प्रदेश में 24 घंटे के अंदर बिजली माफ होगी। साथ ही बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आम आदमी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश का विकास होगा। तो वहीं विश्व प्रसिद्ध और दुनिया की नंबर 1 रामलीला का खिताब प्राप्त इटावा के जसवंत नगर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आयोजन को लेकर प्रशासनिक अधिकारी और
रामलीला कमेटी के बीच में बैठक हुई है। कोविड के बाद एक साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से इस वर्ष आयोजन होगा। जसवंत नगर की रामलीला राम रावण की सेना में सड़कों पर युद्ध लड़ने के लिए जानी जाती है। हर जगह रामलीला की लगभग तैयारियां होनी शुरू हो गई हैं और जहां एक तरफ पूरे दुनिया में लाखों तरह की रामलीला होती हैं, वहीं दुनिया में करीब 432 तरह की रामलीला होती है जो घूम घूम कर होती है। उसमें इटावा के जसवंत नगर विधानसभा की ये जसवंत नगर सदर की जो रामलीला है वो अपने आप में एक अलग स्थान रखती है। यहाँ पर बाकायदा मुखौटों के साथ साथ और रोडों पर जो रामलीला का जो मंचन होता है उसे देखने के लेकर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। ये और जो सामने आप एक मंच देख रहे हैं उसमें बाकायदा पूरी कमेटी, यहाँ का प्रशासन, पुलिस और सभी लोग यहाँ मौके पर पहुंचे हैं कि इस रामलीला की आखिर तैयारी हो सके और वो रामलीला जो कोरोना काल के बाद एक बार फिर अपनी उन परंपराओं के लिए जो जानी जाती है, वो रामलीला एक बार फिर देश दुनिया के लोग उससे रूबरू हो सके और रामलीला का मंचन और उसकी सारी चीज़ों को समझ सके कि आखिर जो रामलीला है वो रामलीला अपने आप में अनूठी रामलीला है, विश्व लेवल पर इसका पहला स्थान है। और आखिर किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर जो व्यवस्थापक है अजेंद्र, मैं इनसे जानता हूँ कि क्या क्या तैयारियां की गई हैं जो इस रामलीला को लेके। भाई साहब, किस तरह की तैयारियां हैं? पिछले साल जब रामलीला हुई नहीं थी तो यहाँ की आप भी आए थे, आपको पता है, तब पब्लिक भी बहुत डिमांड थी कि किसी तरीके हो जाए। अब की बार विशेष शासन ने इसको स्पेशल परमिशन दी है और कोविड के नियमों का पालन करते हुए हमने तैयारी की और इसको 22 दिन की जगह कुल हमने 11 दिन में समेटा है। लेकिन पब्लिक देख ले, क्योंकि ये विश्व धरोहर की रामलीला है, इस वजह से इसको हमने स्पेशल परमिशन ली और वो हमें शासन से मिल गई है। अच्छा, शासन से मिल गई है। इस रामलीला की क्या क्या मायने हैं, किस तरह की रामलीला है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दर्शक ये जान सके कि इस रामलीला को में क्या क्या ऐसा है जो और रामलीला में नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी ये रामलीला बिल्कुल आज भी परंपरागत ढंग से होती है, जिसमें हम लोग भगवान के ही रूप में पूरा शहर जो राम लक्ष्मण बनते हैं उनको पूजते हैं और उसी तरीके से आज भी हमारी कंधे पे पालकी आती है और पूरा शहर उनकी आरती उतारता है। इन सब चीज़ों से और उनका जो परंपरा हमने जीवित कर रखी है उसी। यहाँ के व्यवस्थापक हैं जिनका कहना है कि जो पूरे भारत विश्व में जो रामलीला है, जो प्रमुख रामलीला होती है मैदानी रामलीला, उसको लेकर बाकायदा यहाँ इसका चूँकि यूनेस्को ने पहला अवार्ड दिया है 2005 से, तो उसको मेंटेन करते हुए और परंपराओं को जीवित रखते हुए ये रामलीला इस बार भी पूरे उसी जोश के साथ शुरू होने जा रही है। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज़ इटावा। तो चलिए इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।